हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। क्या हाल है जी? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ये वीडियो आपके लिए डेडिकेट करता है और ये वीडियो हम पढ़ेंगे सोशल साइंस का, इकोनॉमिक्स का लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ नहीं लघु, यानी कि 2 नंबर सवाल। देखिए, सोशल साइंस में आपसे 40 नंबर का पूछेगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसमें 5 चौक 20 नंबर का आएगा लॉन्ग सवाल, ठीक है ना, और 20 नंबर का आएगा शॉर्ट सवाल, 2 नंबर वाला, ठीक है। तो शॉर्ट सवाल बहुत आसानी से याद हो जाता है, तो बेहतर सबसे पहले तो हमको प्रयास ये करना चाहिए कि शॉर्ट क्वेश्चन याद हो जाए। और यकीन मानिए मेरा कि अगर शॉर्ट क्वेश्चन आप जब याद कीजिएगा ना, शॉर्ट क्वेश्चन कम से कम 4-5 लाइन का तो हो ही जाता है, तो जब शॉर्ट क्वेश्चन याद कीजिएगा और वही सवाल अगर लॉन्ग से रिलेटेड अगर आ गया तो पक्का आप तो बड़ा चढ़ा के लिख ही दोगे आराम से, है ना। तो पहले छोटा याद करेंगे फिर बड़ा याद करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपने याद कर रखा है, लेकिन ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन सभी को आप सबको याद करो, लेकिन इसको भी प्रायोरिटी में रखो, ठीक है ना, बाकी सबको पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं जी। तो वीडियो बहुत मज़ा आने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए प्रिपेयर किया गया है। चलिए आइए हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स का सबसे पहला सवाल। देखिए, इकोनॉमिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसको समझना मांगता है। इकोनॉमिक्स क्या बल्कि पूरा क्वेश्चन सोशल को समझना मांगता है। रटिए, साइंस में था कुछ बातें रटना पड़ा हमको, है ना, कुछ बातें जो कि याद रखना पड़ा, लेकिन इसमें जो है ना, मेरे ख्याल से इसमें जब समझ जाएगा ना, सोशल एज ए सोशल मतलब सामाजिक, नाम ही है सामाजिक विज्ञान, ठीक है। तो इसमें जो पहला है हमारा इकोनॉमिक्स, इसमें कुछ सवाल है जो कि आपके लिए गेस किया गया है, खास करके आपके लिए। सवाल यहाँ बोलता है क्या, देखिए ध्यान से, ठीक है ना, ओके। एक मिनट। तो देखो सवाल क्या बोलता है, सवाल बोलता है कि अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। ओके, ये सवाल है, अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। ओके, आवाज जा रही? अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। देखिए ध्यान से, अर्थव्यवस्था एक वह संगठन या व्यवस्था है, एक क्या संगठन है, एक व्यवस्था है, एक मैनेजमेंट समझो हो रहा है, ठीक है ना, जिसमें किसी देश या समाज के सदस्य सभी प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का संचालन करता है। अर्थव्यवस्था एक ऐसा संगठन है, क्या है, संगठन है, एक व्यवस्था है, जिसमें किसी भी देश का या कोई भी समाज का जो है, किसी भी देश या समाज के जो सभी सदस्य, कोई भी सदस्य जो है क्या बोलता है, आर्थिक क्रिया का काम करता है, इसको पैसा कमाने वाला काम करता है। तो ये जो हो रहा उसको बोलते हैं अर्थव्यवस्था। तो जो भी क्रिया, आर्थिक क्रिया से संबंधित जो काम करते हैं ना, उसको बोलते हैं अर्थव्यवस्था। यानी कि हमारे परिवेश में, हमारे पर्यावरण में, कोई देश विदेश, हमारे सदस्य में कोई भी आदमी अगर आर्थिक क्रिया करता है, मतलब पैसा वाला काम करता है, जिससे पैसा आए, है ना, तो उस काम को बोलते हैं, उस व्यवस्था को बोलेंगे क्या, अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था से मतलब होता है उन सभी खेतों, मतलब खेत हो, कारखाना हो, दुकान, खान हो गया, खानों मतलब कोयला का खान वगैरह, बैंक, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, अस्पताल आदि से होता है, जो लोगों को रोजगार प्रदान करता है। समझ आया? एग्जाम्पल ये था दिया हुआ, अगर पूछेगा एग्जाम्पल बताए तो आपसे बताइएगा। जैसे कृषि का काम मैं पढ़ा रहा हूँ तो कुछ तो बेनिफिट है, तब तो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये क्या काम कर रहा हूँ, एक तो बेसिकली बेनिफिट हो रहा कि आपको नॉलेज मिल रहा है, दूसरा बेसिकली बेनिफिट हो रहा कि कहीं ना कहीं आर्थिक क्रिया का काम कर रहा हूँ, एजुकेशन से बैलेंस आ रहा मेरा, है ना, कुछ फायदा हो रहा। तो हर कोई ना कोई आदमी काम करता ना, तो सबके पर्पज, एक तो सारा पर्पज रहता है, लेकिन एक पर्पज सबका रहता है एंड में कि हमको पैसा कैसे कमाना है ना। तो जो आदमी किसी भी समाज का, किसी भी परिवेश का, किसी भी देश का, अगर वो आदमी काम करता है पैसा वाला, और वो जो व्यवस्था बना हुआ है उसी को बोलते हैं क्या, अर्थव्यवस्था। क्लियर है? बातों को समझ जाएंगे ना तो आप किसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी भाई, एकदम आराम से लिख लोगे। सवाल है आर्थिक आधारभूत संरचना का क्या महत्व है। देखिए समझिए, आर्थिक संरचना का अभिप्राय मतलब है उस तथ्य से है। अब देखो यहाँ पे कुछ वर्ड यहाँ पे है, तो आप समझिए आर्थिक संरचना का मतलब उससे तथ्य से है, मतलब उस बात से है, तथ्य मतलब बात, उस बात से है जो किसी देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती। किसी भी देश का विकास होना है, उसमें क्या आर्थिक व्यवस्था है ना, आर्थिक संरचना है जिसके वजह से कोई देश विकास करा। जैसे मानते हैं कृषि का काम, तो कृषि क्या करता है, कृषि से खेती होता है, और कृषि से ज़्यादा जब होगा तो देश डेवलप भी करेगा, है ना। कोई कंपनी है, मैन्युफैक्चर किया तो ज़्यादा विकास हुआ, ज़्यादा डेवलप हुआ, तो हमारा देश भी डेवलप करेगा। तो ही बोला गया कि आर्थिक संरचना का मतलब ये हुआ कि किसी भी देश के विकास में क्या हो रहा, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, उस अर्थव्यवस्था की नींव है। मतलब समझे ना, वहाँ की अर्थव्यवस्था की नींव है, बेसिक है, जड़ है। अगर भारत का कृषि खत्म हो जाए तो अर्थव्यवस्था पूरा डाउन हो जाएगा, है कि नहीं। तो कृषि एक आर्थिक संरचना है और ये क्या काम करती है,
देश को, अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाती है। ठीक है, देखो एग्जाम्पल, ऊर्जा, परिवहन, उद्योग, दूरसंचार, बैंकिंग, पानी, शिक्षा की सुविधा के बिना आधुनिक समय में आर्थिक विकास का नहीं हो सकता। अगर अभी टाइम में आर्थिक का विकास करना है तो ये सब काम, कृषि का काम हो, संचार का काम हो, दूरभाष का काम हो, है ना, आपका परिवहन हो, ऊर्जा हो, शिक्षा हो, इन सभी से इकोनॉमिक डेवलप हो सकता है। ठीक है, और बोला गया उत्पाद बढ़ाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, जीवन स्तर उठाने में प्रत्यक्ष रूप से सहायक है। कौन? वही आर्थिक संरचना। तो आर्थिक संरचना मतलब एक ऐसा बना हुआ संरचना बना हुआ है जिसकी वजह से पैसा लोग कमाते हैं, और पैसा कमा करके देश को क्या करता है? डेवलप करता है। अब अगर किसी भी देश में ये आर्थिक संरचना नहीं होगा तो क्या वो देश डेवलप कर पाएगा? वहाँ की अर्थव्यवस्था सही हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को अगर सही बरकरार रखना है तो इन सभी का काम देखें, ऊर्जा, परिवहन, उद्योग, है ना, दूरसंचार, बैंकिंग, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, इन सब को क्या करना पड़ेगा? हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब ये सब आगे बढ़ेगा तो देश को फायदा होगा, क्योंकि इससे पैसा का काम क्या आता है? पैसा होता है। इसीलिए बोला गया आर्थिक आधारभूत संरचना का क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि जो देश के या उस देश के या अर्थव्यवस्था के विकास में मदद करती है। ठीक है ना, आगे समझिए। बोलता है समावेशी विकास से क्या मतलब है? समावेशी विकास की यह प्रक्रिया जो विकास के लाभ को समाज के अंतिम पायदान पर स्थित लोगों तक पहुंचाने अथवा उनका स्तर ऊंचा उठाने तथा उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल करने का प्रयास करती है, वह प्रक्रिया समावेशी। नाम है समावेशी, मतलब सभी को लेकर के विकास करना है। तो ही बोला गया है कि विकास की एक ऐसा प्रक्रिया है, समावेशी एक ऐसा काम है, विकास का काम है, जिससे विकास होता है, जिससे विकास के लाभ को, जो विकास हो रहा फायदा होगा, तो समाज के अंतिम पायदान पर जो आदमी खड़ा, मतलब एकदम गरीब से गरीब आदमी है, उसको भी उसका लाभ पहुंचे, है ना। अगर कोई काम आया, कोई समाज में कुछ ऐसा चीज है जो सबको बांटना है, तो ऐसा नहीं कि अमीर को बांट दो, गरीब को छोड़ दो, ऐसा नहीं। हमको अमीर को देना है, साथ साथ गरीब लोग, जो एकदम गरीब तबका के लोग हैं, उसको भी उसमें शामिल करना, और वो भी क्या होगा? डेवलप करेगा, आगे बढ़ेगा। ठीक है ना। उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाने तथा समाज की मुख्य धारा में शामिल करें, मतलब हम अगर उसको हेल्प करेंगे, कोई योजना आया तो सबको मिलना चाहिए बराबर अधिकार, है ना। गरीब को मिले ताकि गरीब का हो, ऊपर उठे, विकास करे, और जब गरीब विकास करेगा तो यार देश डेवलप हो जाएगा, समाज डेवलप हो जाएगा। तो ही बोला गया इसको मुख्य धारा में शामिल करने का प्रयास करें। ये सभी विकास का होगा? समावेशी विकास। समझ में आया? समावेशी, सभी को लेकर के, गरीब से गरीब तबका को लेकर के कोई विकास करते हैं, उसको मुख्य धारा में शामिल करते हैं, हर काम में उसको हिस्सादारी लगाते हैं, देते हैं, तो क्या होता? वो उसका भी विकास होता है ना। तो मतलब समावेशी मतलब सबका विकास। अगर कोई एक समाज में खाली अमीर आदमी विकास का, एक आदमी कोई बहुत अमीर बन जाए तो समाज विकास नहीं कर सकता है। समाज विकास कब करेगा? जब हर एक तबका के लोग, हर गरीब, मिडिल क्लास, अमीर क्लास के तो बात है ही है सब कुछ, तो इन सबको भी लेकर अगर डेवलप करते तब जाके हमारा समाज डेवलप होता है। ठीक है ना, यही इसका मतलब है समावेशी विकास। आगे यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या समझते हैं? तो समझते हैं जी, मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवाद एवं समाजवाद दोनों अर्थव्यवस्था के बीच जो है का मार्ग का काम करता है, क्योंकि मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवाद, समाजवाद, ये दोनों अर्थव्यवस्था का मिला हुआ हिस्सा है। इस प्रकार के अर्थव्यवस्था में निजी उद्यम तथा सरकार दोनों के द्वारा संचालित होती है। मतलब इस अर्थव्यवस्था में, मिश्रित अर्थव्यवस्था में प्राइवेट कंपनी और सरकारी, यानी कि निजी और सरकारी जो उद्यमी है ना, निजी उद्यम और सरकार दोनों मिलकर के जो इसको चलाते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र सरकार के अधीन होते हैं। अब कुछ ऐसा क्षेत्र है जो सरकार के अंडर होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो प्राइवेट कंपनी के अंदर में होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। जैसे देखो भारत का अर्थव्यवस्था कैसे मिश्रित अर्थव्यवस्था, मतलब भारत में कुछ ऐसे काम है जिसको सरकार ने अपनी जिम्मेदारी ले रखा है, और कुछ ऐसा भी काम है जिसको प्राइवेट कंपनी ने ले रखा है। जैसे देख लो जियो, आप जितनी कंपनियां देख लो, संचार का जितनी कंपनियां हैं, क्या सरकार के अंडर में? नहीं, वो प्राइवेट कंपनी है भाई। क्या? प्राइवेट कंपनी। एक तो था, क्या नाम था उसका, अरे यार एक कंपनी था जो सरकारी था, दूरदर्शन नहीं किया, देखो जहन से निकल गया, उसको ही सरकार ने निजीकरण कर दिया, बेच दिया, है ना, सरकार ने निजीकरण कर दिया। तो जो भी सरकार कुछ ऐसे काम है जो कि खुद भी करता है, और कुछ ऐसा काम जो प्राइवेट कंपनी करती है। तो जब ये एक देश में जब ये दोनों मिलकर काम करते हैं
और दोनों उसका अपना अपना मालिक बनता है, मालिक होता है। तो उस देश को बोलेंगे, उस देश में जो अर्थव्यवस्था चल रहा है उस प्रकार को, तो उसको बोलेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। समझ में आया? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में उद्यम मतलब निजी उद्यम और सरकार दोनों हिस्सेदारी इसमें होता है, और दोनों अपना अपना जो है जो हिस्सा है उसको संभालता है। मतलब ऐसा नहीं कि खाली सरकार ही जितना कुछ है यहाँ पे संचार सेवा सब कुछ सरकार देखा, ऐसा नहीं। यहाँ सब कुछ देखता है। हमारे भारत में, भारत को इसलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था बोला गया क्योंकि भारत में जो है संचार सेवा भी है, परिवहन भी है। अब देखिए बस, सरकारी बस चलती कि नहीं, अब प्राइवेट भी बस चलती है। तो सरकारी बस सरकार के अंडर में है, प्राइवेट बस प्राइवेट कंपनी के अंदर में, तो दोनों चल रही है। यहाँ ऐसे नहीं कि खाली प्राइवेट ही चल रही है, खाली सरकार नहीं, दोनों मिलकर चल रही है। तो बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, क्योंकि इससे पैसा कमाना है तो इकोनॉमिक बरकरार होगा। आय का गरीबी से क्या संबंध है? देखिए आय का गरीबी के साथ सीधा संबंध है भाई। आय कम होगी तब गरीब उतनी ही अधिक होगी, जीवन स्तर उतना ही निम्न हो जाएगा, पूंजी का निर्माण भी नहीं हो पाएगा, है ना। अशिक्षा अज्ञानता के कारण गरीब परिवार की अगली पीढ़ी भी गरीब रह जाती है। इसके साथ ही गरीबी गरीब को जन्म देती है। आय का गरीबी के साथ क्या संबंध? देखिए आय जो है ना, क्या बोला गया, आय गरीबी के साथ सीधा संबंध रखता है। पैसा है गरीबी खत्म, पैसा नहीं गरीबी शुरू। समझ में आया? कोई आदमी गरीब है कैसे? पैसे से तो गरीब होता है यार, अक्सर तो आदमी पैसे से गरीब होता है क्या। तो पैसा है तो गरीब नहीं, पैसा नहीं है तो गरीब है। अब देखो पैसा जब नहीं तो क्या होगा, उसका अर्निंग इनकम कम होगा, आय ही नहीं है। जब आय नहीं तो आदमी क्या हो गया, गरीब उतने ही ज़्यादा, पैसा नहीं तो उतने ही ज़्यादा गरीब हो गया। अब गरीब नहीं तो देखिए क्या होगा, जीवन जीने का स्तर कम हो जाएगा, है ना। खान पान सही नहीं हो पाएगा, है ना। तो बीमारियां भी होगी, बहुत कम ही उनका जल्दी देहांत हो सकता है, ठीक है ना। जीवन जीने का स्तर खराब हो जाएगा, रहन सहन सही नहीं रहेगा, तो भाई तो ऐसे में क्या होगा, उसका जीवन स्तर कम हो जाएगा। फिर पूंजी का निर्माण भी नहीं हो पाएगा, पैसा जमा ही नहीं कर पाएगा वो कि अगले बार क्या करना है। फिर इस कारण जब उसका बाल बच्चा होगा, कोई आदमी का गरीब है उसका बाल बच्चा होगा, तो पैसा कम की वजह से उसका बाल बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, और जब पढ़ नहीं पाएगा तो अगला उसका बच्चा जब जवान होगा तो वो भी गरीब ही रहेगा, ओकरा बच्चों होगा तो वो भी गरीब रहेगा। तो गरीबी गरीबी को जन्म देता है, इसलिए बोला गया गरीबी गरीबी को जन्म देता है, ठीक है। चलिए आगे देखें सवाल, प्रति व्यक्ति आय क्या है? बहुत अच्छा सवाल है जी। जब किसी देश की कुल आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो परिणाम आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। पूरा देश का जितना अर्निंग हुआ और जितना जनसंख्या देश में, तो टोटल अर्निंग, टोटल देश का पूरा इनकम एक साल में, पूरा इनकम बटे पूरी जनसंख्या, डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, तो जो परिणाम निकलता है, जो रिजल्ट निकलता है उसे बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय। यहाँ पे सूत्र दे दिया कि राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल आय, वही फॉर्मूला, राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल आय। आगे कुल घरेलू, अच्छा सकल है सर, कुल लिखा, सकल घरेलू उत्पाद क्या है? कुल यहाँ पे लिखा गया, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी। देखिए ही बोल देगा आपको जीडीपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखिए किसी देश के सामान्य निवासियों द्वारा अपनी भौगोलिक सीमा के अंतर्गत एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं में के मौद्रिक मूल्य को कुल सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। इसको सिंपल में बता दूं, सिंपल ये है कि किसी भी देश में जितने व्यक्ति रह रहे हैं उन व्यक्तियों के द्वारा एक साल में जितना भी सामान उत्पादन हो रहा या सेवा हो रहा, जितना भी उत्पादित या सेवा हो रहा, उन सेवाओं से जितना अर्निंग, जितना पैसा आ रहा है उसी पैसा को बोलेंगे सकल घरेलू उत्पाद। समझ में आया? यानी कि किसी भी देश में जितने सारे व्यक्ति रहते हैं उन सभी व्यक्तियों के द्वारा जितना सामान का उत्पादन होता है और जितना सेवाएं दे पाती है, उन सभी का खर्चा, उन सभी का पैसा एक साल में जब कुल जमा होता है उसी को बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। इसमें देश के नागरिकों तथा गैर नागरिकों को शामिल किया जाता है ना। यह किसी भी देश के जीवन स्तर का एक संकेत है। तो जैसे मान लीजिए एक आदमी है, वो एक साल में क्या कमाया है या क्या उत्पादन किया है या क्या सेवा दिया है। सेवा का बहुत तरीका है, कुछ बेच रहा तो भी सेवा हो रहा, उसका जो अर्निंग हो रहा ना वो पूरा एक साल में अर्निंग होगा तो सकल घरेलू उत्पाद होगा। अब जीडीपी कैसे बढ़ेगा भाई? जैसे कोई आदमी ज़्यादा जैसे मुकेश अंबानी साहब ज़्यादा कमा रहे हैं तो उसका जीडीपी बहुत हाई रहेगा, है ना। अब कोई आदमी कम कमा रहा तो इससे जो है क्या बोला गया, जीवन स्तर का एक संकेत मिलता है किसी देश का। पूरा एक जब एवरेज निकाला जाता है तो पता चलता है कि इस देश का जीडीपी कितना है, यहाँ का जीडीपी कितना है, तो इससे पता चलता है कि आदमी वहाँ का कैसा जी रहा होगा, कैसे रह रहा होगा, है ना। ओके, इसी को बोलते हैं क्या, सकल घरेलू उत्पाद। एटीएम क्या है? देखिए
एटीएम एक स्वचालित टेलर मशीन है। इसे ग्राहक अपने खाते में किसी भी समय रुपया निकाल सकते हैं अथवा जमा कर सकते हैं। डेबिट कार्ड के रूप में भी जाना जाता है एटीएम को। इसके साथ एक गुप्त नंबर कोड होता है जिसका प्रयोग इसके पैसे निकालने का। नॉर्मल सी बात, एटीएम क्या है? एटीएम एक, यहाँ पे सेंटेंस बड़ा अच्छा है, एटीएम एक स्वचालित टेलर मशीन, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको लिखना है। अब इसमें क्या, ग्राहक इसमें अपने खाते से किसी भी समय पैसे निकाल सकता है या जमा कर सकता है ना, और क्या कर सकता है। इसके साथ एक एटीएम आता है जिसको डेबिट कार्ड कहते हैं, वो प्लास्टिक का रहता है, उसको प्लास्टिक मुद्रा भी कहते हैं। जितना तुमको बोलना है बोल दो, ठीक है ना। उसके बाद क्या करता, उसके साथ 4 अंक का गुप्त कोड होता है जिसकी सहायता से एटीएम जो है एटीएम मशीन से पैसा निकाला जाता है। पैसा रहेगा तब नहीं निकालिएगा ठीक है ना। तो यही है, 24 घंटा भी लिख सकते हैं, 24 घंटा अवेलेबल होता है, एटीएम खुला रहता है। लेकिन हमारे एटीएम तो बंद हो जाता है यार आगे, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। वस्तु का विनिमय, जैसे ये देखो, बोलेंगे भाई कलम दे दो, मोबाइल ले लो, हाँ ये ठीक है ना, पहले ज़माना में ऐसा होता था। बोले नहीं, ये बड़ा महंगा मोबाइल है और हमको इसको कलम की जरूरत है, ये महंगा है। ये बोले वाह फ़ायदा मिलेगा, तब क्या करें बेचारा, मोबाइल को तोड़ेगा तो नहीं, चलो मजबूरी में ले लो भाई। तो अब क्या हुआ, मूल्य सही से नहीं हो पा रहा। वस्तु विनिमय इसको बोला गया, मतलब एक वस्तु से दूसरी वस्तु को लेन देन कर देना। सिंपल सी बात है, जब किसी वस्तु या सेवा बिजनेस, हम बोले भाई तुम मेरा काम कर देना, हम तुम्हारा काम कर देंगे, हो गया सेवा जब किसी वस्तु या सेवा का विनिमय मतलब लेन देन किसी वस्तु या सेवा के साथ हो, जब कोई वस्तु या सेवा का विनिमय यानी कि लेन देन किसी वस्तु या सेवा के साथ हो, तो इसकी जो इस रूप में जब करते हैं ना, तो इस विनिमय को ही बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। इसके अंतर्गत का तो वस्तुओं की प्रत्यक्ष अदला बदली होता है, डायरेक्ट, है ना, मोबाइल लो कलम दो, डायरेक्ट अदला बदली ना भाई, बाद में देंगे नहीं। वस्तु विनिमय प्रणाली में बाद में सिस्टम नहीं, तुरंत लो अदला बदली, तो प्रत्यक्ष काम होता है इसमें। जैसे उदाहरण के, जब कोई गेहूं के बदली कपड़ा लेता है तब उस वस्तु का विनिमय कहते हैं ना। कोई गेहूं के बदले कपड़ा ले लिया। मौद्रिक प्रणाली क्या है? सेम, वस्तु का उल्टा मौद्रिक, मतलब पैसा दिए सामान खरीदे, पैसा दिए बिजनेस लिए, पैसा दिए कुछ सेवा ले लिए, वही बोला गया। मौद्रिक प्रणाली में मुद्रा खरीद फरोख्त के निपटारे के लिए सबसे आसान तरीका है, मतलब मौद्रिक प्रणाली में मुद्रा खरीदने बेचने का सबसे आसान तरीका है, ठीक है। और क्या बोला गया, स्वीकृति प्राप्त विधि ग्राहक माध्यम का कार्य करता है। ग्राहक तो क्या करता है, और जो ये मुद्रा जो है एक आसान तरीका है लेन देन करने का, और बहुत स्वीकृति है, मतलब एक्सेप्टेड है। हर कोई बोलता है हाँ पैसा भाई, हर पैसा है तो लेंगे, जरूर लेंगे, है कि नहीं, लेने। लेकिन गांधी जी का नोट, गांधी जी का फोटो लगा रहना चाहिए तभी लेंगे। अब ऐसा नहीं कि गांधी जी का फोटो रहेगा तो पैसा चल जाएगा, नहीं, गवर्नर का साइन होना चाहिए, पूरा सेटिस्फाई होना चाहिए, तो भाई सेटिस्फाई ही रहता है। कोई छल कपट करता है लेकिन सेटिस्फाई रहता है। इस प्रणाली में मुद्रा के सभी मूल्यों का मापन तथा संचयन साधन भी करता है। भविष्य के भुगतान जैसे ऋण वगैरह मापदंड भी करता है। तो मुद्रा खासियत बताने कि मुद्रा क्या काम कर लेता है, मुद्रा माप भी लेता है, संचय भी कर लेता है ना, भविष्य का भुगतान भी कर लेता है, कर्ज भी आप मुद्रा की सहायता से लेन देन दे सकते हो या ले सकते हो, ठीक है। यही है मुद्रा मौद्रिक प्रणाली। बचत क्या है? बहुत आसान सवाल है। जो हम बचत वह भाग है अर्निंग का, आय का, बचत आय का वह भाग है जिसका वर्तमान में उपभोग नहीं किया जाता है। जैसे मेरे पास मान लीजिए 100 रुपया है, तो हम उसका उपयोग नहीं कर रहे, मेरे पास बचा हुआ रखा हुआ 100 रुपया, वही बोला गया वर्तमान में उपयोग नहीं किया जा सकता। वही तो बोले, जब वर्तमान में उपयोगी नहीं करेंगे तो बचा हुआ है ना पास में बात यहाँ पे हो रहा कि वर्तमान में उपभोग नहीं किया जाता है। मेरे पास 100 रुपया है, 100 रुपया है मतलब क्या हुआ, अभी हम इसका उपयोग ही नहीं कर रहे हैं, तब तो बचा हुआ है। जब इसका उपयोग कर लेंगे, मान लें 100 रुपये में 30 रुपया खर्च कर देंगे तो 70 रुपया, अब 70 रुपये मेरे पास वर्तमान में है, अब इसको हम खर्च नहीं कर रहे हैं, तो हमारा बचत कहलाएगा। खर्च कर देंगे तो फिर व्यय हो जाएगा। वही बोला गया कि जिसका वर्तमान उपभोग नहीं किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति के पास मासिक आय, मतलब एक महीना में 25,000 कमाता है और वो 20,000 खर्च कर देता है, वस्तु या सेवा खरीदने में खर्च करता है, तो इसका मतलब कि वो 5,000 रुपया क्या करता है, उसकी बचत है, 5,000 रुपया बचा लेता है। फॉर्मूला लिख दीजिएगा, बचत बराबर क्या होगा, कुल आय माइनस उपभोग व्यय, है ना, यानी कि कितना कमाएं और कितना खर्च किए, ये जो है बचत के बराबर हो जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे सवाल देखिए, मुद्रा की परिभाषा दीजिए। मुद्रा क्या होता है? मुद्रा विनिमय का वह माध्यम है जिसका वस्तुओं के मूल्य चुकाने तथा अन्य व्यवहारिक कामों में को निपटाने के इस्तेमाल किया था। सिंपल वही सवाल हो गया, मुद्रा मौद्रिक प्रणाली की तरह इसका हो गया। मुद्रा एक ऐसा विनिमय का माध्यम है जो जिसके द्वारा वस्तु या किसी मूल्य को चुकाने या लेन देन का काम किया जाता है ना। इसे सरकार द्वारा जारी किया जाता है और यह सर्वमान्य होता है, सरकार जारी करती है। आप लिख सकते हैं यहाँ पे सरकार के द्वारा, यानी कि RBI के द्वारा से जारी किया जाता है,
सरकार में आ गया उसमें, और ये सर्वमान्य होता है, मतलब हर कोई जो इसको मानता है कि हाँ मुद्रा है भाई, ये पैसा है तो बोलता ना सबसे बड़ा रुपया, बाबू ना भैया सबसे बड़ा रुपया। सहकारिता से आप क्या समझते हैं? देखिए सहकारिता का अर्थ होता है एक साथ मिलजुल कर काम करना, लेकिन अर्थशास्त्र में सहकारिता की परिभाषा इस प्रकार है कि सहकारिता वह संगठन है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक मिलजुल कर काम समान स्तर पर आर्थिक हितों की वृद्धि करता है। सहकारिता, ठीक है ना, सहकारिता मतलब क्या होता है? सहकारिता एक ऐसा मतलब अर्थ है क्या है कि एक साथ मिलकर काम करना, क्या एक साथ मिलकर जो है सहकारिता में काम करता है। तो एक तो नॉर्मल सा डिफिनेशन हो गया, लेकिन अर्थशास्त्री क्या बोलता है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में खुद अपनी मर्जी से स्वेच्छापूर्वक ऐसा काम करता है जिससे क्या होता है, उसके आर्थिक में वृद्धि होता है, पैसा में विकास होता है। जैसे दो आदमी मिल गया, पार्टनरशिप बन गया, है ना, सहकारिता हो गया, और मिलकर कोई दुकान खोल लिया, कोई बिजनेस चला रहा, तो दोनों आपस में मिला, है ना, दोनों इच्छापूर्वक मिला और पैसा काम कर रहा, बिजनेस कर रहा, पैसा कमा रहा, तो वो दोनों आपस में क्या हो गया, सहकारिता। इस काम को बोलेंगे सहकारिता। क्या बोलेंगे? सहकारिता। किसानों को साख अथवा ऋण की आवश्यकता क्यों होती है? बताइए भाई, किसान को क्यों जरूरत पड़ेगी? सिंपल सी बात है, किसान अपनी जरूरत की लागत की ऋण लेते हैं, है ना, जरूरत की लागत के लिए किसान खेत बोना, एक बीज बोना है, खेत में ये कमी है तो उसके लिए क्या लेते हैं? कर्ज लेते हैं। इनकी मांग खाद एवं बीज खरीदने, मजदूरी चुकाने तथा ब्याज आदि का भुगतान करने के लिए ऋण की आवश्यकता पड़ती है। मतलब खाद हो गया या बीज खरीदना है, खाद लेना है ना, मजदूरी देना है, ब्याज देना है, तो इसको चुकाने के लिए बैंक से क्या करते हैं? ऋण लेते हैं, कर्ज लेते हैं। चूंकि कृषि मौसम पर आधारित होता है, इसलिए किसानों को साख अथवा ऋण की आवश्यकता पड़ती है। अब देखो मौसम पर आधारित है भाई, बारिश नहीं होगी तो किसानों को अब जो है क्या बोलते हैं, मोटर से पानी भरना पड़ेगा, जो दमकल होता है ना, मोटर बड़ा सा जो होता है दमकल, तो उससे पानी भरना पड़ेगा, तो उसके लिए अब तेल चाहिए, है ना, मशीन चाहिए, तो वो फिर जाके पैसा कहाँ से लाएगा? तो फिर जाकर ऋण लेगा, है ना। फिर खाद चाहिए, अगर बारिश हुआ और खेत सूख गया तो पूरा नुकसान हो गया। तो इस प्रकार किसानों को जो भी कुछ समस्याएं झेलनी पड़ती है उसके अकॉर्डिंग इसको ऋण लेना पड़ जाता है, कर्ज लेना पड़ जाता है किसानों को। आगे देखिए, वित्तीय संस्थान से आप क्या समझते हैं? नाम से पता चल रहा है वित्तीय संस्थान, जहां पे पैसे का बात हो, है ना। देखिए आर्थिक विकास के लिए जो संस्थाएं वित्त की व्यवस्था कृषि, उद्यमी और व्यवसाय के लिए उपलब्ध कराती है। आर्थिक विकास के लिए पैसा किससे अर्निंग हो, किससे विकास हो, तो उस विकास के लिए जो संस्था क्या कर रहे हैं? वित्त की व्यवस्था, वित्त व्यवस्था मतलब पैसे का अर्निंग करने व्यवस्था, जैसे कृषि का काम हो गया या उद्यमी हो गया या व्यवसायी बिजनेस वाला हो गया, ये सब उपलब्ध कराते हैं, ठीक है ना। तो ये सब उपलब्ध कौन कराएगा? वित्तीय संस्था, जैसे बैंक। अब बैंक से हमको कृषि का काम करना है, तो देखो हम कृषि काम करेंगे तो क्या होगा? विकास होगा, डेवलप होगा, साथ में देश का भी डेवलप होगा, है ना। हमको बड़ा सा बिजनेस खोलना है, अब मेरे पास उतना पैसा नहीं है लेकिन घट गया, अब हम जाके बैंक से लोन ले सकते हैं, तो बैंक हमको लोन देगी, क्योंकि जान रहा कि अगर ये खोलेगा मॉल तो इस एरिया का डेवलप होना है, ठीक है ना। तो आर्थिक विकास के लिए क्या करता है? आर्थिक विकास के लिए जो संस्थाएं वित्त व्यवस्था देता है, जैसे कृषि का काम या उद्यमी को कर रहा, बिजनेस कर रहा या व्यापार कर रहा, इसके लिए पैसा देती है, उसको कर्ज देती है। वित्तीय संस्थाएं उसी को बोल रहे हैं वित्तीय संस्थाएं। जैसे आप बोल सकते हैं कि कोई बैंक हो गया, SBI बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, इलाहाबाद बैंक हो गया, यूनियन बैंक हो गया, ये सब क्या है? संस्था है, वित्तीय संस्था। ये जो पैसा प्रदान करती है किसी को बिजनेस करने में, खेती करने में, व्यापार करने में, है ना, ताकि क्या हो? आर्थिक का विकास हो, ठीक। इसीलिए अब भारत में दो प्रकार का वित्तीय व्यवस्था है, राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था, राज्य स्तरीय वित्तीय व्यवस्था। सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि वित्तीय संस्था कितनी प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। आइए सवाल पढ़ते हैं। सहकारी सेवा के साथ से आप क्या समझते हैं? सहकारी सेवा, वही नाम मतलब हो गया। सरकारी सेवा का मतलब यहाँ पे सहकारी से सरकारी आ गया, सरकारी सेवा होगा रे भाई, यहाँ पे सरकारी, सहकारी नहीं, सरकारी। सरकारी सेवा का मतलब है राज्य अथवा सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा, जिसमें सुरक्षा, प्रशासनिक सेवाएं तथा सार्वजनिक सेवाएं सब शामिल हैं। तो सरकारी सेवा का मतलब होता है कि वैसा सेवा जो राज्य और केंद्र सरकार मिल के जो है, मतलब मिल के क्या, राज्य सरकार के द्वारा जो सेवा प्रदान की जाती है। जैसे देखिए राज्य सरकार क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है कि नहीं?
पुलिस दिया ना भाई, किसके लिए पुलिस है? जनता के लिए। मारा मारी कर रहा, पुलिस पहुंच गया, तुरंत उठा के ले चला गया, बंद कर जेल में। तो ये क्या हो रहा? सुरक्षा प्रदान कर रहा कि नहीं? तो ये कौन कर रहा सुरक्षा प्रदान? सरकार कर रहा। तो प्रशासनिक सेवा हो या सार्वजनिक सेवा हो, जैसे कि यहाँ पे देखिए रेल हो गया, परिवहन, विद्युत, जलपूर्ति, प्राथमिक स्वास्थ्य, स्कूल वगैरह, कॉलेज वगैरह, ये सब कौन दे रहा? सरकार ही तो दे रहा। केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, यही दोनों मिलकर देता है सेवा, तो उसको बोलेंगे सरकारी सेवा। ठीक है, समझ में आया? आगे बोलते हैं आधारभूत संरचना किसे कहते हैं? देखिए आधारभूत संरचना, आधारभूत संरचना का हमारा मतलब ये है कि यातायात एवं संचार, शक्ति, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, जलपूर्ति आदि जैसी सेवाओं से। मतलब कौन कौन हो गया? आधारभूत संरचना, यातायात, संचार, शक्ति, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, जलपूर्ति आदि जैसी सेवाओं से जो होता है, जिसके माध्यम से अर्थव्यवस्था क्या होता है? चलता है, अर्थव्यवस्था चलता है, और एक सहायक ढांचे का निर्माण होता है। जाहिर सी बात है यार, ये सब काम जब होगा तो इकोनॉमिक्स का ढांचा बनेगा, इकोनॉमिक्स डेवलप होगा, है ना। इसको बोलेंगे क्या? आधारभूत संरचना। अब ये आर्थिक आधारभूत और गैर आर्थिक आधारभूत संरचना दो प्रकार का होता है। तो यहाँ पे सवाल पूछेगा आर्थिक आधारभूत, आधारभूत संरचना में क्या आ गया? मतलब जो काम जिसके माध्यम से आर्थिक में विकास होता है, सब ले दे के सब वही बात पहुंच रहा, पैसे में बात पहुंच रहा है। देख रहे ना, हर क्वेश्चन का एक पॉइंट पहुंच रहा, पैसे पे जा रहा, जाके आर्थिक ही पैसा आ रहा, सारा का मेन मोटिव आर्थिक में आ रहा। चैप्टर का नाम है आर्थिक, है ना, इस चैप्टर का नाम ही अर्थव्यवस्था है। अब देखिए बोलता क्या, आर्थिक विकास का मुख्य क्षेत्र कौन है? आर्थिक विकास का शाब्दिक अर्थ होता है किसी देश के सभी प्रकार के संसाधनों में विस्तार एवं वृद्धि करना। आर्थिक विकास का मतलब ही होता है कि किसी देश में कोई संसाधन है, ठीक है ना, या कोई संसाधन है, उसको क्या करना? विकास करना और वृद्धि करना, इसका मतलब होता है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास के प्रमुख क्षेत्रों में कृषि सबसे प्रमुख। भाई कृषि है प्रमुख, लेकिन भले ही नहीं रोल अदा कर पा रहे, लेकिन कृषि प्रमुख लेवल पर माना जाता है, क्योंकि आज भी यह सबसे अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। हाँ, जीडीपी में भी कृषि का योगदान है, भले सेवा से कम है, लेकिन कृषि का भी है। आज सेवा क्षेत्र भारत के आर्थिक विकास में सबसे अधिक योगदान, देखिए आता है ना, ऑब्जेक्टिव में पढ़े हैं ना आप लोग कि भारत में जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा? सेवा क्षेत्र का। सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा रहा, सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा रहा। कृषि का भी योगदान है, लेकिन सेवा का सबसे ज़्यादा है। तो ही बोला गया आर्थिक विकास का मुख्य कारण क्या है? तो मतलब आर्थिक विकास का मतलब होता है क्या? कि आर्थिक काम को वृद्धि करना, पैसा को बढ़ाना, संसाधनों को ऐसा करना जो उससे आर्थिक क्रिया ज़्यादा हो। अब इसमें सबसे मेन प्रमुख कौन है? कृषि हो गया, कृषि सबसे ज़्यादा प्रमुख है। और आज भी भारत में लगभग 80% तो बिहार में है। भारत में बोल सकते हैं कि आज भी भारत में बहुत सारे लोग जो है कृषि पर निर्भर है, कृषि में कृषि रोजगार भी दे रही है। भले ही उसका मतलब रेवेन्यू कम बने, लेकिन रोजगार तो मिल रहा ना भाई, आदमी खुश है कि चलो हम खेती कर रहे हैं, ये वो, ठीक है ना। तो जीडीपी में भी इसका योगदान है, बल्कि सेवा क्षेत्र का ज़्यादा योगदान है। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। अच्छा, वैश्वीकरण पूछ ले या आपको भूमंडलीकरण, ये दोनों एक ही भूमंडलीकरण दोनों एक ही बात है, ठीक है। देखिए वैश्वीकरण का अर्थ होता है किसी विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में तालमेल स्थापित करना और उन्हें एक दूसरे में जोड़ना, है ना। जैसे आपने इकोनॉमी से पढ़ा, तो यहाँ पे वही है, ऑब्जेक्टिव पढ़ा, वही होता है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब होता है कि विश्व की जितनी सारी दुनिया की जितनी सारी अर्थव्यवस्था है, उन सभी अर्थव्यवस्था में क्या करना? तालमेल करना, मेल मिलाप करना, कोऑर्डिनेट करना, है ना, वही बोला तालमेल करना, एक दूसरे से जुड़ना। इस अव्यवस्था में वस्तुओं के आयात और निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। अब जैसे एक देश दूसरे देश से जुड़ेगा तो उसका सामान यहाँ आएगा तो इसका सामान उधर जाएगा, तो आपस में बैन नहीं लगाएगा कि आपका सामान इंडिया में नहीं बिकेगा या इंडिया वाला सामान वहाँ नहीं बिकेगा, तो ऐसे में तो फिर तालमेल नहीं बन पाएगा। अब वो जब यहाँ पे आएगा तो इंडिया, भारत सरकार उसे टैक्स लेगी, है कि नहीं, तो भारत को फायदा हुआ अपना करेंसी के अकॉर्डिंग। अब भारत का जब जाएगा वहाँ तो वहाँ सरकार उसको टैक्स लेगा। तो दोनों, अब देखो मान ली कि कोई मानते कि देखो जैसे मान लेते ये मोबाइल है ओप्पो का मोबाइल, ठीक है। अब ओप्पो का मोबाइल है, ओप्पो का मोबाइल बहुत लोग यूज करता है सेल्फी के लिए, अरे बाप रे एकदम पूरा फेमस है क्या, तो ले लिया और खूब बिक रहा। तो भारत सरकार को क्या फायदा हो रहा भाई? ओप्पो कंपनी यहाँ पे आके बिजनेस कर रही है, क्योंकि ये बहुराष्ट्रीय कंपनी हो गया, तो आके बिजनेस कर रही है, तो भारत उस सरकार उसको टैक्स ले रही है, टैक्स ले रही, भारत सरकार चाहते कि और बेचो और बेचो और बेचो, टैक्स से बढ़ रहा, फायदा हो रहा भारत को। तो ये कैसे हो पाया? इसी की वजह से हो रहा, भूमंडलीकरण की वजह से हो पा रहा कि हर देश की अर्थव्यवस्था एक आपस में मिल जाए और मिल कर काम करें, और हम एक दूसरे देश में जब हम कोई सामान बेच लेन देन करें तो कोई प्रतिबंध ना हो, है ना, तब हमारा देश क्या होगा, अर्थव्यवस्था जो है
विकास हो जाएगा। और इसी प्रकार एक जो है एक बाजार का रूप भी ले लेती है, इकोनॉमिक्स जो है एक बाजार का रूप ले लेती है। बिहार में वैश्वीकरण की कोई दो नकारात्मक प्रभाव बताइए। बिहार में देखिए बताइए भाई, बिहार में पहले तो बात कि कृषि क्षेत्र में अपेक्षा कृषि क्षेत्र बहुत गड़बड़ है, बिहार कृषि क्षेत्र प्रधान राज्य है, लेकिन वैश्विक के अंतर्गत भी जो भी निवेश किया जा रहा है वह संतोषप्रद नहीं है। वैश्वीकरण के अंतर्गत मतलब वैश्वीकरण के अकॉर्डिंग जिस प्रकार होना चाहिए कृषि का खेती कृषि होना चाहिए उस प्रकार मतलब सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा बिहार में। दूसरा है आधारभूत संरचना की कमी। हाँ भाई, आधारभूत संरचना नहीं मतलब यातायात की कमी है, परिवहन की कमी है, संचार की कमी है, शिक्षा की कमी है ना, कृषि की कमी है, उद्योग की कमी है, बिजली की कमी है, उत्पादन की कमी है, ये सब कमी बिहार में। वही बोला गया आधारभूत संरचना, वही तो होता ना, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ बजाय। औद्योगिक विकास तथा विदेशी पूंजी निवेश की दृष्टि से देखा जाए, अगर औद्योगिक विकास करना है या विदेश हमको पूंजी भेजना है तो उसके लिए बिहार में वैश्वीकरण का कुछ प्रभाव सीमित है, बहुत कम के बराबर। आपने सुना है कि यहाँ से बिहार से कोई चीज़ चला गया अमेरिका चला गया, बहुत कम, क्योंकि बिहार में इतनी गरीबी है, इतने लूटपाट के सब खा लेता है ना। और बोलते देखिए सड़क हो गया, बिजली, ये सब प्रॉब्लम है। विश्व स्तरीय होटलों एवं हवाई अड्डों की कमी है, सड़क भी तो टूटा फूटा सड़क है, अभी कुछ सब सुधर रहा है ना, नीतीश कुमार के राज्य में सड़क बहुत अच्छा सुधर गया, फिर भी बिजली भी गड़बड़ है, लेकिन अब तो सुधर गया बिजली भी, चलो अच्छी बात है। विश्व स्तर पर देखा जाए तो होटल भी सही नहीं, मतलब इंटरनेशनल होटल बिहार में मिलेगा, पटना उटना मिलेगा, बाहरी लोग आएगा तो कैसे रहेगा, आपका क्या ढाबा पे थोड़ी ना रुकेगा, वो होटल में जाएगा ना। फिर हवाई अड्डा की भी कमी बिहार में बहुत कम, तो इसकी वजह से जो है आधारभूत संरचना क्या होता है, कमी हो गया, तो बिहार की तो ऐसे ही नीचे चल जाएगा। देखिए बहुराष्ट्र कंपनी, मैंने बोला ऐसी कंपनी जिसकी उत्पादक या व्यापारिक गतिविधियां, अच्छा नहीं समझ आ रहा है, ऐसे बोलो, ऐसी कंपनी जो अपना व्यापार अपने देश के साथ साथ किसी और दूसरे देश में भी करता है, याद हो गया, ऐसे लिखना क्या दिक्कत है। वैसी कंपनी जो अपना व्यापार अपने देश के साथ साथ, अपने देश में तो करते ही करते हैं, उसके साथ साथ किसी और देश में भी करता है ना, उसको बोलते हैं वैश्विक, क्या बोलते हैं, बहुराष्ट्र कंपनी। जैसे कोका कोला, पेप्सी, टाटा मोटर्स, फोर्ड मोटर्स बहुराष्ट्र कंपनियां हैं, ठीक है। इसके और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। निजीकरण से आप क्या समझते हैं, देखिए बता दिया। निजीकरण मैंने बताया ना, निजीकरण का अर्थ होता है निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों पर पूरी तरह थोड़ा मालिकाना हक प्रदान कर देना, उसको बोलते हैं निजीकरण। जैसे भारत में देख रहे हैं रेलवे को क्या कर दे रही सरकार, निजीकरण कर दी, तो रेलवे तो है सरकारी, तो रेलवे को पूरा निजीकरण नहीं किया, थोड़ा कर दे। मतलब ये हुआ कि निजीकरण का मतलब ये हो गया कोई निजी व्यक्ति को जो है ना किसी निजी क्षेत्र के द्वारा, प्राइवेट क्षेत्र के द्वारा, सार्वजनिक क्षेत्र कोई सरकारी एरिया है या सरकारी कोई भी चीज़ है, संसाधन है, उसको निजीकरण निजी व्यक्ति के हाथ में दे देना, पूरा दे देना या थोड़ा थोड़ा देना, उसको मालिकाना हक प्रदान कर देना कि तुम इसका मालिक हो, अब इसको मेरे से कोई कंसल्ट नहीं भाई, तुम कमाओगे उसका टैक्स हम लेंगे। तो भारत सरकार ऐसी कर रही है, रेलवे को बेच रही है, तो रेलवे निजीकरण हो रहा, बेचने का मतलब निजीकरण हो जा रहा। अब सरकार टेंशन नहीं लेना चाहती है, खराब होगा रेलवे, बर्बाद होगा, टूटेगा, वो कंपनी बनाएगा, लेकिन बोल दे भाई इतना % हम टैक्स लेंगे, फायदा हो रहा भारत को, है ना। लेकिन भारत जैसे देश में निजीकरण मेरे ख्याल से सही से नहीं चल पा रहा, क्योंकि इतनी बेरोजगारी, इतनी कमी, और जो प्राइवेट कंपनी होती है तो अपने फायदे के लिए करती है, अब टैक्स बढ़ा देगा, ज़्यादा चार्ज बढ़ा देगा, रेलवे का भाड़ा बढ़ा देगा, तो भारत में तो ऐसी गरीबी और गरीब होकर मर जाएगा, दब के मर जाएगा, है ना, बेहोश हो जाएगा, कोमा में चल सकता है। तो बोला गया, वही बोला गया कि मालिकाना हक प्रदान कर देना, उनका देख रेख खुद करता है। आर्थिक सुधारों के अंतर्गत भारत सरकार ने 1991 में देखे इस नीति को शुरुआत किया था कि आर्थिक सुधार किया जाए, लेकिन किया तो था, लेकिन उतना सुधार नहीं देखने को मिल रहा है। देख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है यार। प्राइवेट कंपनी सब आ जाएगी तो बहुत कम सुधरेगी फिर। खैर कोशिश में है सरकार, लगी हुई कोशिश में। एक बात जाने, जितना डेवलप कंट्री है, जितना भी डेवलप कंट्री है, वहाँ ज़्यादा करके निजीकरण है, निजीकरण है, यानी कि क्या बोलते हैं, अरे उसको कौन व्यवस्था बोलते हैं, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक हो गया, और क्या हो गया, सार्वजनिक हो गया, और निजी अर्थव्यवस्था। तो ये उस वहाँ जहाँ डेवलप कंट्री जैसे अमेरिका, जापान, वहाँ जो निजीकरण ज़्यादा होया हुआ, प्राइवेट कंपनी बहुत डट के काम करती है ना, डट के काम करेगी, साफ सफाई सब कुछ मतलब रहेगा, पैसा भी लेगा टाइट होकर। उदारीकरण का अर्थ होता है कि सरकार द्वारा बनाई गई आर्थिक जो नीति है उसमें छूट प्रदान करना। इसके अंतर्गत कोई अनावश्यक नियंत्रण हो, प्रतिबंध हो, जैसे परमिट वगैरह, यानी कि जो कंपनी को निजीकरण दे दिए या तो फिर उदारीकरण किए, तो क्या हुआ, जो नीति बनाए हम उस नीति में कुछ छूट देना, परमिट देना, ताकि दूसरा देश से भी आके बिजनेस कर सके, यहाँ का व्यापार वहाँ भी जाके कर सके, तो उसको कुछ परमिट कर देना, कुछ छूट देना, है ना।
तो कुछ डिस्काउंट देना मामला में, कुछ छूट देना, जैसे कि परमिट लाइसेंस वगैरह थोड़ा छुटकारा देना, कोटा वगैरह थोड़ा दे देना कि भाई इतने लोग जो है यहाँ पे काम करेंगे तो इस टाइप के लोग काम करेंगे, इसको बेनिफिट हो यहाँ पे होगा, ताकि विकास हो, डेवलप हो पाए। देखिए बोला गया बाह्य स्रोत क्या है, आउटसोर्सिंग। जब कंपनियां अपने लिए, सवाल से हाँ देखो क्या बोला, जब कंपनियां अपने लिए अपने संबंधित नियमित सेवाओं की व्यवस्था स्वयं अपनी कंपनी के माध्यम से ना करके किसी अन्य देश या बाहरी स्रोत से करता है। मतलब एक कंपनी है, उसको कोई चीज़ की कमी हो गया, कोई घट गया, तो क्या बोला, अपने लिए संबंधित नियमित सेवाओं, कुछ सेवा हो गया तो वो अपनी कंपनी से नहीं कुछ कर रहा बल्कि किसी और अपनी स्वयं कंपनी के माध्यम से ना करके, कोई घट रहा, कुछ सेवा घट रहा तो अपने कंपनी से ना ले करके जो है किसी और दूसरे कंपनी से ले लिया या बाहरी देश से ले लिया, तो बोलते हैं आउटसोर्सिंग। सोर्स मतलब स्रोत, बाहरी स्रोत, बाह्य स्रोत, जो बाहर से अपनी कंपनी की जो ज़रूरत है, समझो सिंपल, कोई भी कंपनी जिसको किसी चीज़ की जब जरूरत पड़ती है तो अपनी कंपनी से पूरा ना करके किसी और कंपनी से या किसी और देश से उन ज़रूरतों को पूरा करती है, इसको बोलते हैं बाह्य स्रोत, है ना। सूचना प्रौद्योगिकी विकास के प्रचार ऐसे ऐसी गतिविधियां अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट आर्थिक गतिविधियां बन गई सूचना प्रौद्योगिकी के अनुसार, ठीक है ना। उपभोक्ता शोषण से आप क्या समझते हैं, देखिए उपभोक्ता शोषण का अब मतलब हुआ कि उत्पादक और विक्रेताओं द्वारा उपभोक्ताओं के साथ बेची हुई वस्तुओं की गुणवत्ता या मात्रा या शुद्धता या मूल्य आदि में संबंधित अनुचित व्यापारिक व्यवहारों से है। मतलब समझो उपभोक्ता शोषण मतलब कंज्यूमर को शोषण किया जा रहा है, क्या समझे, मतलब ये कि कोई भी दुकानदार है ना, क्या बोला गया, कोई भी उत्पादकता है, उत्पादन करने वाला, या कोई भी विक्रेता अगर किसी भी कंज्यूमर को कोई सामान दे रहा है और वो खराब, उसका गुण सही नहीं है या वो बेकार की वस्तु है, उसका मात्रा में कमी है, सही ब्रांड नहीं है, उल्टा पुल्टा सामान दे रहा है ना, भ्रामक प्रचार करके बेच दे रहा, तो ऐसे में क्या हो रहा, कंज्यूमर का शोषण हो रहा, इसको बोलते हैं उत्पादक, उसको बोलते हैं क्या, उपभोक्ता शोषण, समझे। आइए उपभोक्ताओं के शोषण के कौन कौन से तरीके, देखिए कैसे लूटता है दुकान वाले, माप तौल में कमी कर दिया तो शोषण हो जाएगा, है ना। उचित मूल्य के से ज़्यादा कीमत, जितनी कीमत लेनी चाहिए उससे ज़्यादा कीमत ले रहा, वो भी शोषण है। निम्न स्तर के वस्तुओं का विक्रय, एकदम मतलब घटिया वस्तु बेच दे रहा, है ना, आदमी ले रहा, वस्तुओं की कालाबाजारी हो ये भी होगा, और बोल सकते भ्रामक प्रचार वगैरह करके बेच रहा। उपभोक्ता का कर्तव्य क्या है भाई, अगर कोई शोषण करता है तो क्या कर्तव्य क्या हमारा, बताओ, यहीं तक है, लास्ट है। अगर कोई दुकानदार शोषण करता है तो हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कर्तव्य क्या है, वस्तुओं को खरीदने से के समय रसीद जरूर लीजिए, जब कोई वस्तु खरीदते हैं तो उससे रसीद लीजिए ताकि आपका शोषण ना हो पाए। वस्तुओं को खरीदने से पहले गुणवत्ता की जांच करें कि वस्तु कैसा है भाई, सही है कि नहीं, ब्रांड कैसा है उसका, कौन कंपनी का है, मात्रा कितना है, कितना वजन है, वो बोल रहा आधा किलो, तो देखा आधा किलो है कि नहीं यहाँ पे, है ना, बोल तो रहा आधा किलो, लेकिन आधा किलो है कि नहीं, शुद्ध है कि नहीं, मानक ब्रांड है कि नहीं, ISI मार्क हो, या तो क्या बोलते हैं इससे सामान ले रहे तो हॉल मार्क हो जाएगा, है ना, एग मार्क है वगैरह है कि नहीं है, ये सब देखें। सूचनाओं एवं लुभाने वाली विज्ञापनों से प्रति सतर्क रहें। तो लगा दिया 3 शर्ट पे 1 शर्ट फ्री, जाके एकदम लूट मार पड़ा हुआ भाई, 100 रुपये में 2 शर्ट, अब पता चल रहा है यहाँ पे कैसे खतरनाक बोला, लगा दिया एकदम यहाँ पे भ्रामक प्रचार लगा दिया भाई कि होली दीपावली छूट, और क्या लगा दिया 50% छूट जाइए, वो जो शर्ट का दाम पहले था 1000 रुपया, सपोज डेट कोई कपड़ा का दाम था 1000 रुपया, अब उसको कर दिया 2000 कर दिया, लो भाई 50% छूट, तो और लो, इसको तो और बढ़ा के कर देता, तुमको पता नहीं, और बढ़ा कर दिया, मान लो कि 2500 कर दिया, लो भाई, और देगा 50% छूट देगा, मतलब 1250 रुपया, तो फायदा पहले बेचता था 1000 रुपये में, अब देखो 250 रुपया और फायदा कमा रहा, दिवाली के छूट के मामले में 50% छूट, लूटो जा करके। तो ऐसे में देखो इतनी बात है ना, कोई भी कंपनी फ्री में आपको एक निया नहीं देगा, एक चमन्नी नहीं देगा, तो एक मॉल वाला क्या समझते हैं, दुकान वाला क्या समझते हैं, 3 शर्ट पे 1 शर्ट फ्री दे दिया तो हमको बेनिफिट हो रहा, तुमको लगता है हम ठग लिए मॉल वाले से तुमको ठग लिए ज़्यादा करके, समझे। शोषण के विरुद्ध शिकायत करना, अगर शोषण होता लगता है कि हाँ भाई शोषण कर रहा हमको तो शिकायत कीजिए, लेकिन आदमी खुद मजबूर है, एकदम भेड़ बकरी की तरह घुस जाता तो शिकायत कौन करेगा। तो हमारा समाज जब पढ़ेगा, जब सीखेगा, तभी इसको रोका जा सकता है, क्या, तभी रोका जा सकता है। आई थिंक आपको बड़ा मजा आया होगा, समझ में आ गया होगा।
तो इस किताब से इतना क्वेश्चन काफ़ी है मेरे लिए, मैं समझता हूँ कि 2 नंबर के सवाल के जो आपके 2023 से पूछने की संभावना, 23 के लिए मैं बता रहा हूँ, 24 के लिए 23 के लिए। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन। वीडियो के नीचे कमेंट करें वीडियो कैसे लगी, कितना सवाल आपको याद था। ओके बाय, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो आपके लिए मैं साइंस का फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों करा दिया हूँ, ये करा दिया हूँ, बाकी और भी जो है ना बाकी वो सब मैं करवा दूंगा। ओके बाय।